गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 31 जुलाई। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जो आपके वो होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्द का यूज करते हुए यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है। जो लोग नए नए हैं, जो लोग अभी अभी तैयारी में जुड़े हैं, जिसका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ ना, तो उनको जो है ना पेपर पढ़ने से लगता है डर। तो वो डर खत्म हो जाएगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है? चलिए। और एक और अपील रहेगा आपसे। आप लोग जो है ना, बार-बार अगर आप लोग अपील करते हैं, तो आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बिना अपील किए हुए भी अपने मन से आप लोग कमेंट करें, या अच्छा लगे या खराब लगे। खराब करेंगे तो उसमें हम सुधार करेंगे। अगर अच्छा करते हैं तो और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है? ये सिंपल सा रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग इसको गंभीरता से लेंगे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, मालदीव और भारत का रिलेशन को लेकर ये आर्टिकल आया हुआ था कल परसों के पेपर में, और काफी दिनों से चल भी रहा है। तो ये जो है ना आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इसका आंसर चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो जिनको देखना है जाके देख सकते हैं, एक छोटा सा फॉर्मेलिटी पूरा करके। उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। ये देखिए, ये है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। पूरा आर्टिकल पे हम लोग आएंगे। पहले कुछ कुछ फैक्ट को आप याद रखिएगा। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ना, ये किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? रिपब्लिकन पार्टी। पहला फैक्ट। कितने नंबर के ये हैं प्रेसिडेंट? 47 नंबर के। इससे पहले भी राष्ट्रपति बने हैं? जी हाँ, इससे पहले भी एक बार बने हैं। ये तीनों फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जो है ना, अभी आपका यूपी पीसीएस होना है, अभी आपका बीपीएससी होना है, यूके पीसीएस होना है, एमपी पीसीएस होना है, सब में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी जब आपसे पूछेगा कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है, काफी बीच में तनाव देखने को मिला। ठीक है, टैरिफ को लेकर। और अमेरिका ने भारत को धमकी भी दिया है कि हम आपसे ज़्यादा टैरिफ वसूलेंगे। तो इसके पीछे की कारणों का उल्लेख करें या प्रकाश डालें। ऐसे में इसमें क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको बता दें, अमेरिका बोलता है कि भारत जो है ना, अमेरिकी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। तो अब हम भी जैसे का तैसा करेंगे। ये पहला कारण बोलता है। दूसरा क्या है कि भारत क्रूड ऑयल जो है ना, अपने ऊर्जा के लिए रसिया से बहुत ज़्यादा खरीद रहा है। तो उसको लेकर भी यहाँ पे पाबंदी या टैरिफ अधिक लगाया जा रहा है। 2 कारण हो गया। थर्ड क्या है कि भारत अपने जो सुरक्षा के जो सामान होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो रसिया से खरीद रहा है। तो इसको लेकर भी हम टैरिफ लगाएँगे। तो ये 3 कारण हैं। आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखना होगा। अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका ने भारत पे अधिक टैरिफ लगाने के पीछे क्या कारण बताया है, उस पे प्रकाश डालें। यही 3 कारण के बारे में आप चर्चा करेंगे। लेकिन भारत ने भी इसका जवाब दिया है कि एक तरफ अमेरिका बोलता है कि रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध जो है ना, समाप्त होना चाहिए। और लेकिन अमेरिका क्या करता है? यूक्रेन को पैसा देता है, यूक्रेन को हथियार देता है, ताकि वो लड़ सके रसिया से। और वो चाहता है कि चाइना उससे क्रूड ऑयल ना खरीदे, किससे? रसिया से। तो ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये दोहरा नीति नहीं चलेगा। भारत ने इसका जवाब दिया था। चलिए, ये हम लोग डिस्कस कर लिए। दूसरा ये हैं इलाहाबाद कोर्ट के जज। ठीक है? आपको बता दें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला है इस बार। जो भी अभी पीसीएस एग्जाम होगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख करें। मेंस में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर हटाना है, तो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, उस पे प्रकाश डालें। तो आपको वहाँ पे चर्चा करना है, मेंस में अगर ऐसे पूछेगा तो। लेकिन अगर प्रीलिम्स में पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को क्या कौन हटाता है? राष्ट्रपति, संसद, ठीक है? या नन ऑफ द एबव, ठीक, इस तरह के अगर लिखे होते हैं ऑप्शन, तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने में ना संसद की भूमिका क्या हो जाती है? बढ़ जाता है। मान लीजिए इनको हटाना है ना, तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी प्रपोजल लिखाइए आप। ठीक है? लोकसभा में 100 एमपी है ना, और राज्यसभा में 50 एमपी का प्रस्ताव पे साइन करना चाहिए। फिर ये जो साइन वाला जो लेटर है ना, वो जाएगा अध्यक्ष के पास। यहाँ पर इससे अध्यक्ष के पास जाएगा, फिर वोटिंग के लिए रखा जाएगा। 2/3 दोनों जगह से पास होना चाहिए। ठीक है? अगर पास हो जाता है, तब ये हट जाएँगे। ये काफ़ी पेचीदा प्रक्रिया है और इनको ये चीज़ पता है। इसलिए जब इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा और जो आंतरिक समिति बना था, उन्होंने जाँच सही पाया। इनको बोला भी गया कि आप इस्तीफा दे दें, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट चले ज गए इसको चैलेंज देने के लिए। तो कुल मिलाकर यहीं पे चीज़ घूम फिर रहा है, ध्यान रखिए। जो आपको हमने बताया ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब देखिए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दमन रिपोर्ट कौन निकालता है? जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटेन।
अभी आपने देखा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना समझौता हुआ, कहाँ पे हुआ? लंदन में हुआ। ये जगह याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे, ठीक है? क्योंकि लंदन को बहुत लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन किस जगह पे साइन हुआ ना, वो जगह पूछेगा आपसे। क्योंकि सभी जान रहे हैं कि अभी हाल ही में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में कुछ समझौता हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन लंदन में हुआ ना, वो आप और हम ही जान रहे हैं, बहुत कम लोग जानेंगे ये चीज़ को। और यही चीज़ है ना, आपको एग्ज़ाम में 1-2 नंबर लीड करवा देगा। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय दमन रिपोर्ट ब्रिटेन निकालता है और इसमें जो है ना, भारत का नाम भी उल्लेख किया गया है टॉप 12 कंट्री में। क्यों? क्योंकि वहाँ की राजनीति, वहाँ की जो राजनीति में हस्तक्षेप विदेशी देशों का, ऐसा इनका कहना है इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दमन रिपोर्ट कौन निकाला? ये देखिए, निसार आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बोलेगा निसार जो मिशन है ना, वो किन 2 देशों के बीच में है? तो अपना भारत और अमेरिका का नासा। ये जो है ना, अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन है, मतलब अर्थ का अवलोकन करेगा और इससे जो भी डाटा निकलेंगे, वो एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट में और जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसको स्टडी करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगा। पहले तो ये हो गया निसार के बारे में हो गया। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो जीएसएलवी, जो फैक्ट लिख रहे हैं ना, उसको नोट कर लीजिएगा, जीएसएलवी। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है? कम से कम 50 कमेंट होना चाहिए डेली। लेकिन अभी कितना हो रहे हैं? 5, 7, 10। क्या इतना इनफ है? नहीं है इनफ। आपको कम से कम 50 होना चाहिए। जीएसएलवी जो है ना, F-16, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। 2 फैक्ट हो गया। थर्ड देख लीजिए, अर्थ ऑब्जर्वेटरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, 3 पॉइंट हो गया। और कुछ खास यहाँ पे नहीं। ये देखिए, एआई को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप बीपीएससी का एग्जाम दिए, यूपीपीसीएस का मेंस दिए, सब में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछ भी रहा है। यूपीपीसीएस में यूपीएससी में पूछ रहा है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछेगा। सभी जगह पूछ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या तो ऐसे पेपर में पूछ रहा है या जीएस पेपर में पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पूछ रहा है। तो यहाँ पे एआई को लेकर जो है ना, दो धारी तलवार इसको कहा जाता है। दो धारी तलवार मतलब एक तो इसके फायदे हैं, एक है नुकसान। तो ये जो आर्टिकल पढ़िएगा ना, उसमें नुकसान के बारे में चर्चा किया गया। देखिए, फायदा तो बहुत है। अभी एजुकेशन सेक्टर में आप देखो, हेल्थ सेक्टर में देखो, सब ठीक है। पॉलिसी बनाने में सब जगह एआई का यूज़ हो रहा है। आप भी एआई का यूज़ कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके नुकसान क्या है? एआई जो है ना, नौकरी को खत्म कर देगा। अब देखिए नौकरी को कैसे खत्म कर रहा है। पहले सपोज कीजिए एआई नहीं था, तो लोग कंटेंट क्रिएटर करने के नाम पे लोगों को रिक्रूट किया जाता था। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएटर के नाम पे उसको अपॉइंट किया जाता था और वो लोग कंटेंट ओरिजिनली क्रिएट करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, एआई के माध्यम से लोग जो है ना, कंटेंट को कुछ मिनटों में, कुछ पलकों में जनरेट कर दे रहे हैं। तो जो पहले कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, उनका जॉब खतरे में, उनका तो जॉब तो गया। अब हम क्या है कि उसको 50,000 रुपए दें, अब हमको 5,000 में मिल जा रहा है, एआई यूज़ करने वाला लोग। ये हो गया। दूसरा क्या है, अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था। पाकिस्तान, चाइना की तरफ से कितने-कितने गलत भ्रामक जो है ना, झूठे जानकारियाँ जो है यहाँ पे सोशल मीडिया पे प्रसारित किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के जो है जहाज को गिरा दिया गया है, और वो वीडियो गेम वाला जो क्लिप होता है ना, उसको ले लेके एक वीडियो बनाया और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो जाने माने लोग हैं, उनका फेस का यूज़ किया जा रहा है, उनके वॉइस का यूज़ किया जा रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है? तो ये जो है ना, काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। 2 चीज़ हो गया। अभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ने खुद बोला है कि जो भी एआई जनरेटेड मटेरियल का यूज़ करके पैसा अर्न करते हैं, उनको रोक दिया जाएगा, उनके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस तरह के यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और एआई जो है ना, चीज़ों को आसान बना दिया है। ये सही बात है, लेकिन नुकसान भी है। तो नुकसान के बारे में आपको यही चर्चा करना है। अब आ जाइए यहाँ पे बाघ। अभी देखिए बाघ की संख्या घट रहा है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। यहाँ पे जो बाघों की संख्या जो मर रहा है ना, सबसे अधिक है। इसके पीछे जो है ना, कि जो बाघ मरे हैं, वो जो रिज़र्व एरिया है ना, वहाँ पे नहीं मरा, रिज़र्व एरिया के बाहर जाके मरा है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि पशु और मनुष्य के बीच में संघर्ष हो रहा है, बाघों की संख्या घट रहा है, क्या कारण है? तो कारण पता है आपको क्या लिखना है? 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, आपसे पूछेगा मेंस में। या प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा कि बाघों की संख्या जो घट रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? 3-4 स्टेटमेंट बना के पूछेगा। पहला क्या है, जो पर्यावास वाला जो स्थान है, जहाँ पे बाघ लोग रहते हैं, जंगल,
उसका अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सोसाइटी बनाए जा रहे हैं, तो उनका जो रहने का जो जगह है वो घट रहा है। पाला ये, जो पॉलिसी बना है उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो हो गया। थर्ड की अगर बात करें यहाँ पे ना, तो जो निगरानी जो तंत्र है वो सही से काम नहीं कर पा रही। जैसे कि मान लीजिए एक सीमित एरिया में बाघ को रहना है और वो बाघ निकल के इस बेड़े से बाहर जाता है, तो आप ड्रोन का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पे नज़र क्यों नहीं रख रहे हो जानवर पे? वो बाहर जाएगा तो लोगों पे हमला तो करेगा ही करेगा। वो जानवर है ना, उसको तो नहीं पता है मोरल चीज़, इंसान है इसको छोड़ दें, उसको भूख लगेगा मार के खाएगा। इस तरह के संघर्ष को रोकना चाहिए। पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आतंक का चेहरा, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। भारत ने वैश्विक स्तर पे आतंकवाद से निपटने के लिए क्या प्रयास किए हैं, उस पे प्रकाश डालें, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ने आतंकवाद से निपटने में कितना कारगर है, उस पे प्रकाश डालें। भारत ने जो वैश्विक कम्युनिटी है, उसको एकजुटता करने में और जो आतंकवाद का जो मुद्दा है, उससे निपटने में क्या प्रयास किया? इस तरह के मेंस में प्रश्न पूछता है ना, ये आर्टिकल आपके लिए है। आपको बता दें, अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी माना है कि जो टीआरएफ है, जो लश्कर-ए-तैयबा का जो ब्रांच है, आतंकवादी समूह, जिन्होंने कहा था कि जो पहलगाम घटना हुआ ना, वो हमने करवाया था, तो उसको जो है ना, उसके कृत्य को लेकर और पाकिस्तान के चेहरा को बेनकाब किया गया है। यूएनओ ने भी माना है कि हाँ, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, ठीक है? और टीआरएफ तो इन्वॉल्व है ही। तो इसको जो है ना, भारत का कूटनीतिक जीत कहेंगे कि भारत का प्रयास है कि पाकिस्तान का चेहरा को बेनकाब करना, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, वैश्विक जो मंच है ना, वहाँ पे क्या बोलता है, अपने आप को पीड़ित बताता है कि हम आतंकवाद से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, लेकिन एक्चुअली वो आतंकवाद को पेड़ लगाता है और वहाँ पे आतंकवादी बच्चे लोग निकलते हैं और वही लोग बाद में जाके आतंकवाद को कृत्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारत ने पाकिस्तान के इस मकसद को विश्व के सामने ला खड़ा किया है, ठीक है? और कुछ खास इसमें नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अभी जो है ना, दिव्या देशमुख जी का नाम याद रखिएगा, वो फिडे जो चेस चैंपियन है ना, उन्होंने जीता है खिताब। और इस पे अगर आप शॉर्ट नोट्स आ जाता है कि आप इसको कैसे देखते हैं, इससे जो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे युवा जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये आर्टिकल आपके लिए है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कि जो नागपुर के जो दिव्या देशमुख हैं, वो अपने कौशल और मेधा से ग्रैंड मास्टर खिताब जीते हैं। तो दुनिया में भारत का नाम क्या किए हैं? रोशन किए हैं, भारत का नाम गर्व से लिया जा रहा है, पहला ये। दूसरा क्या है कि जो चेस होता है ना, वो इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट्स होता है, बौद्धिक गेम होता है। तो ऐसे में जो युवा लोग हैं, उनको प्रेरित करेंगे इस गेम की ओर। साथ ही उनका जो लगन था, उनकी जो एकाग्रता था, उनका परिश्रम था, उनका आत्मविश्वास था, उनके बदौलत इन्होंने ये चीज़ जो है ना, हासिल किया है। तो अभी आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया में जो लड़कियां हैं, जो टीनेजर हैं, वो डांस करके मतलब कैसे-कैसे जो वल्गर वीडियो बना-बना के लोगों को भ्रमित करने का और फुहर या अब कह कह लीजिए जो छोटे लेवल का जो लोकप्रियता होता है उसको अचीव करने के लिए लोग कैसे-कैसे जो कृत्य करते रहते हैं वहाँ पे। तो उनको उनको जो रोल मॉडल मानते हैं जो लोग युवा, आप इन्हें मानें। इनको मानेंगे तो आपके अंदर जो है ना पॉजिटिव एनर्जी क्या करेगा, मूव करेगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया वाले, ठीक है? जो चंद लाइक, चंद कमेंट और चंद हार्ट के लिए क्या करते हैं, कुछ भी करने के लिए जो है तैयार रहते हैं। तो उनको फॉलो ना करें, आप यहाँ करें फॉलो, ठीक है? चलिए, यहाँ पर बात करेंगे पहलगाम का प्रतिशोध। आपको बता दें सीधा क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन महादेव। अभी 2 ऑपरेशन चल रहा है न्यूज़ में, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव शक्ति। ठीक है? तो ऑपरेशन महादेव तो आप सब समझ रहे हैं। ये टेलीग्राम में भी वायरल हो रहा है, न्यूज़ में भी वायरल हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन शिव शक्ति बहुत कम लोग ध्यान देंगे। तो ऑपरेशन शिव शक्ति क्या है? आपको बता दें, जो सीमा पार जो आतंकवादी जो कृत्य होते हैं ना, उसको रोकने के लिए सेना के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन शिव शक्ति। ऑपरेशन महादेव तो पता ही है, जो आतंकवादी इन्वॉल्व थे पहलगाम घटना में, उसको मारने के लिए ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया। दोनों फैक्ट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा। ये कौन है? ये हैं हमारे सूचना प्रसारण मंत्री, इनका नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि 25 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को बैन कर दिया गया, जिसमें उल्लू ऐप भी था, जिसका हमने कई बार ज़िक्र भी किया था। जिसका जो है ना नेशनल विमेन कमीशन ने भी आपत्ति जताया था कि आप इस तरह के कंटेंट जो है ना हमारे समाज में नहीं फैलाएँ, अन्यथा आप पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और सरकार ने एक्शन लेते हुए 25 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें, ओटीटी का फुल फॉर्म पूछता है एग्ज़ाम में, याद रखिए ओवर द टॉप। ये हो गया। ये जो प्रतिबंध लगाया गया 25 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे किस कानून के तहत लगाया गया? तो याद रखिएगा
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का 69 ए जो सेक्शन है ना, उसके तहत लगाया गया है। क्या आधार है? अगर देश की सुरक्षा को लेकर, भारत की रक्षा को लेकर, भारत की संप्रभुता और अखंडता को लेकर, लोक व्यवस्था को लेकर, ठीक है? इन तमाम सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के ऐप, इस तरह के पोर्टल, इस तरह के कृत्य को हम बैन कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार को ये पावर दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, मेंस में आप यूज़ कीजिएगा यहाँ पे कि जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, जो डीप फेक आपने देखा, आप डिजिटल अरेस्ट देख रहे हो, तो उसमें जो सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया ना, इस कानून का आप चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये देख रहे हैं यूआरएल, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे लिखा हुआ था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। साइंस एंड टेक वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है? जब इन्होंने जो है पहलगाम घटना को लेकर चर्चा में थे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है पक्ष और विपक्ष की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, जो सिंधु जल समझौता है किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पहला याद रखिएगा, जो अटारी सीमा जो बंद कर दिया गया है भारत के द्वारा, ये किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसको आप याद रखिएगा। वहाँ पर ऑप्शन में पता है क्या दे देगा? बांग्लादेश दे देगा, वहाँ पे मालदीव दे देगा, कुछ भी दे देगा, ध्यान रखिएगा। 2 फैक्ट हो गया। आपको बता दें यहाँ पे कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस के लीडर लोग हैं, वो लोग जो है ना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक है? उसमें क्या यूएसए के जो प्रेसिडेंट है उसकी क्या भूमिका है? इस तरह के जो ऐसे-ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि जी जिसको आप आतंकवादी डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसको आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, सच में वो पाकिस्तानी है। तो इनका जवाब है कि आप लोग जो है ना चाइना गुरु हैं। आप लोग का गुरु कौन है? चाइना और पाकिस्तान। आप लोग वहाँ के एम्बेसी से बात करते हैं, वहाँ के कूटनीतिज्ञ से आप सलाह लेते हैं। इसलिए इन्होंने उसको जो है ना कांग्रेस के लीडर को चाइना गुरु कहा गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइना गुरु। ठीक है? ये सब तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आपसे? आपको बता दें अक्साई चीन का जो घटना हुआ था, जो भारत का हिस्सा था, लेकिन उस समय की जो वर्तमान गवर्नमेंट थी, उन्होंने चाइना को सौंप दिया। ठीक है? जो पाकिस्तान के साथ 1962 का जो युद्ध हुआ था, तो पीओके जो छोड़ दिया गया, ये सब किसका कृत्य है? ये सब कांग्रेस का कृत्य है, इन्होंने कहा। आप लोग तो कुछ करते नहीं हैं और जब हम लोग करते हैं तो उस पे जो है आप अवैध प्रश्न उठाते हैं। तो आपको जो है ना चाइना गुरु कहेंगे हम लोग, ऐसा इनका कहना है। अब देखिए, कुछ में आतंकियों के घुसपैठ कोशिश नाकाम, ऑपरेशन शिव शक्ति। अभी हम लोग बात किए थे ना कि जो सीमा पार जो आतंकवादी कृत्य है उसको रोकने के लिए जो हमारी सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया ऑपरेशन शिव शक्ति, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट करते रहें, ठीक है? कमेंट रुकना नहीं चाहिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे बात करेंगे भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग की निसार को लेकर। सीधा पूछेगा आपसे क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछेगा निसार किन 2 देशों के बीच में है? तो अपना इंडिया और यूएसए। इसका जो डेटा जो हम लोग डेटा इकट्ठा करेंगे निसार के माध्यम से, अर्थ को ऑब्जर्व करके, उसका यूज़ कहाँ करेंगे? तो इससे हमको पता है क्या हेल्प मिलेगा? जो समय के साथ जो फॉरेस्ट है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, जो आर्द्र भूमि है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो जानने का मौका मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन मेंस में यही पूछेगा कि सरकार ने भी हाल ही में निसार जो योजना को लॉन्च किया, सैटेलाइट को लॉन्च किया, उसके क्या फायदे हैं, उस डेटा का यूज कहाँ करेंगे? तो आपको यही 3 पॉइंट को मेन मुद्दे बना के डिस्कस कर देना है। अब देखिए, आईएमएफ जो है ना, कई देशों का जो है वृद्धि ग्रोथ को लेकर रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करती रहती है। एक रिपोर्ट याद रखिए, बहुत बार पूछा गया, हमको लगता है कि बहुत बार पूछा गया। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी सब में पूछा है। क्योंकि सब क्वेश्चन को हमने जब स्टडी किया था ना, मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि आईएमएफ जो है ना, एक रिपोर्ट निकालता है, उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। सीधा पूछेगा। अब पहला ऑप्शन पता है क्या डाल देगा? डब्ल्यूईएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नहीं, आईएमएफ हो जाएगा। आईएमएफ कौन सा रिपोर्ट निकालती है? तो निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। पहला ये है, भारत के संदर्भ में जो ग्रोथ रेट है ना, उसके बारे में अनुमान लगाया है कि 2024 में कितना रहा, 25 में कितना रहा, 26 में कितना रहा। देखिए 2024 में कितना बोला था आईएमएफ? वो बोला था 6.5। 25 में कितना बोला है? 6.4। और 26 में कितना बोला है? 26 में बोला है 6.7। माफ कीजिएगा, 26 में 6.4 बोला है और 25 में कितना बोला है? 6.7। ये डाटा याद रखिएगा, 25 और 26 वाला, कि भारत का ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.4 लगाया है 2026 का, और 25 में लगाया 6.7 लगाया, और 24 में कितना लगाया था? 6.5। ये डाटा को याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा।
देखिए धर्मांतरण को लेकर अभी आपने देखा था ना, छंगुरु बाबा भी चर्चा में थे, वो जो है ना लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे अपने मुस्लिम धर्म में, ठीक है? वो लोग क्या करते हैं ना, गरीब वर्ग को टारगेट करते हैं। उनको पता है गरीब है तो कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके जाएँगे कि हाँ, अगर आप इस धर्म को अपनाते हैं तो आपको ये लाभ होगा। और वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनजान होते हैं चीज़ों को लेकर, तो वो लोग बोलते हैं ठीक है हम कन्वर्ट हो जाएँगे। तो वहाँ पे बरगलाया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है कि आप इस धर्म को अपनाएँगे तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएँगे, आपके अंदर एक आंतरिक शक्ति जो है आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा और आप जो है आपकी स्थिति काफ़ी सुधार आएगी। इस तरह की बातें किया जाता है जो धर्म को कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है? तो जबरन आप करवाते हो ना, तो ये इल्लीगल है, कानूनी अपराध है। आर्टिकल 25 से 28 याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब ज़बरदस्ती आपसे धर्म फ़ॉलो करवाया जाए ना, वो गैर कानूनी है, अपराध है और इसके लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। तो छंगुर बाबा भी न्यूज़ में चल रहे थे काफ़ी। अभी यहाँ पर देखिए एक नन है, नन मतलब क्या होती है? जो जो होता है ना, नन मतलब क्रिश्चियन। तो आप देखोगे जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पर भी काफ़ी जो है ना, इस तरह के कृत्य देखने को मिल रहा है। धर्म जो है चेंजेज़ करवाए जा रहे हैं। आपको बता दें जैसे मान लीजिए हिंदू अगर कोई धर्म चेंज करता है, मान लीजिए एससी कैटेगरी में है, शेड्यूल कास्ट में और वो धर्म को चेंज करता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब बात हो जाता है आदिवासी में, एसटी में, ठीक है? और वो कन्वर्ट होता है, तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी का फ़ायदा उठाते हैं जो कन्वर्ट करवाते हैं लोग, ठीक है? तो यहाँ पे अभी इस पे कार्रवाई चल रहा है और आपको बता दी जो आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनका ये जो है ना क्वेश्चन आएगा, लिख लीजिए 100%। सबसे पहले पूछेगा कि यूएनओ में भारत का प्रतिनिधि कौन कर रहे हैं? नाम है पर्वत सैनी। क्या नाम है इनका? पर्वत, यहाँ पे मैंने टिक किया था। हाँ, पर्वत नैनी हरीश। बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका यहीं से पूछेगा, पर्वत हरीश। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है? टू स्टेट सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी पूछने की पूरी संभावना है। कि टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है और किन 2 देशों के बीच में विवाद को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? तो फिलिस्तीन और इज़राइल। भारत इसका समर्थन करता है कि जो इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद है ना, वो टू स्टेट सॉल्यूशन के माध्यम से ही सॉल्व हो पाएगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप लोग मान लीजिए इस चीज़ को। क्योंकि अभी आपने देखा ना, गाज़ा में 60,000 लोग का मृत्यु हो गया, महिलाएँ तो पूरा तहस-नहस हो गई है मतलब, उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गया। बच्चे काफ़ी ग्रसित हैं, वहाँ पे मानवीय संकट बहुत है, मानवाधिकार खत्म है, एजुकेशन खत्म है, गरीबी पूरा बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है और भारत कहा है कि ये जो दौर है ना, ये युद्ध का नहीं है। यहाँ पे जो भी मसला है, भारत भी तो पाकिस्तान से लड़ा, भारत को पता है, सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है उसको। लेकिन वो लंबे तक सर्वाइव नहीं करेगा वो, ठीक है? क्योंकि भारत का अपना ऑब्जेक्टिव है, भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक हमको डेवलप कंट्री बनना है और हम क्या युद्ध में इन्वॉल्व होंगे? नहीं। भारत बातचीत के माध्यम से सॉर्ट आउट किया। भले ही अमेरिका बोल रहा है कि हमने सॉर्ट आउट करवाया है, मेरे कहने पे जो है दोनों देश यहाँ पे झुके हैं, भारत ने इस चीज़ का खंडन किया है कि इस तरह की जो है ना अवैध स्टेटमेंट को हम खारिज करते हैं पूरी तरह से। अभी आप देखोगे ना, जापान, अमेरिका और प्रशांत महासागर में सुनामी की लहरें उठी है, काफ़ी उठा है। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, कामचटका प्रायद्वीप और कुरिल आइलैंड। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कुरिल आइलैंड जो है ना, किस देश में है? तो आपको बता दें रशिया में है, ठीक है? और कामचटका प्रायद्वीप कहाँ है? रशिया में है, ये भी आप याद रखेंगे। अवाचा खाड़ी कहाँ है? रशिया में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत लोग इस फैक्ट को इग्नोर कर दिए होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि कुरिल द्वीप भी जो है अर्थ पे एक्जिस्ट करता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एक तरफ कंट्री का नाम दे देगा, दूसरी तरफ मैचिंग करने के लिए पूछ लेगा, ऐसे करके। तो ध्यान रखिएगा। ये कौन है? हाँ, देखिए 8th शेड्यूल हम लोग बार-बार बात करते हैं ना और चर्चा में भी रह रहा है, न्यूज़ में भी रह रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है कि 8th शेड्यूल किससे जुड़ा हुआ है? तो भाषा से। हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, उसमें से 8th शेड्यूल जो है ना, भाषा से जुड़ा हुआ है। पहला फैक्ट, कितने भाषा इसमें इंक्लूड है? 22। अभी भोजपुरी और राजस्थानी को और अन्य भाषा को भी शामिल करने का यहाँ पे माँग उठ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया क्योंकि भोजपुरी जो है ना बिहार से जुड़ा हुआ है और बीपीएससी एग्जाम यहाँ से टारगेट करेगा पूछने का। और 2 क्वेश्चन और हैं। आपसे पूछेगा कि पाहवा समिति कब बना था? पाहवा समिति कब बना था? और ये किससे जुड़ा हुआ है? किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है? और दूसरा पूछेगा महापात्रा जो समिति है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये दोनों समिति जो है ना भाषा से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 1996 में बना था और 2003 में बना था। ये फैक्ट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं।
और इस समिति को लेकर तो पूछेगा ही पूछेगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग एग्जाम देते हैं हिस्ट्री से, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पूछता है ना, लीजिए ये टॉपिक यहाँ पर मिल गया। सबसे पहले पूछेगा कि कालीबंगा और मोहनजोदारो और हड़प्पा किस किस देश में है। तो एक तरह आपको बता दें, कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कहाँ पे चला गया है, पाकिस्तान में, याद रखेंगे। गुजरात में लोथल है जो कि बंदरगाह के लिए फेमस था, ठीक है। धोलावीरा जल प्रबंधन के लिए, गुजरात में धोलावीरा। तो ये सब फैक्ट को आप याद रखिएगा, ये सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे भी पूछेगा कि जो राजस्थान है, जो गुजरात है, वहाँ पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ना एग्जिस्ट करता था, क्योंकि अभी खुदाई चला ना, तो बहुत सारे बर्तन मिले हैं, बहुत सारे वहाँ पे ऐसे-ऐसे सामग्री मिले हैं जो हड़प्पा को के सभ्यता के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है? चलिए, ये तमाम फैक्ट था। अब आइए मैप में। आप लोग कमेंट रोकिएगा नहीं, कंटिन्यू कीजिए, एकदम कीजिए दम भर। यहाँ देखिए, अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीमा विवाद, लड़ाई-वड़ाई देखने को मिल रहा है। लाओस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, लैंडलॉक है, याद रखिएगा। ये बांग्लादेश को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। ये नेपाल, भूटान के बीच में अभी हाल ही में विधानसभा का एग्जाम हुआ। अभी आपने देखा कि यूपीपीसी आरओ का एग्जाम हुआ, वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिला। ये सब फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेपाल कितना जिला से टच करता है, उत्तर प्रदेश कितना जिला से टच करता है, झारखंड कितना जिला से टच करता है बिहार का, वेस्ट बंगाल ध्यान रखेंगे आप। हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद रखेंगे, माली याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका और नाम्बिया जहां से हम लोग चीता मंगाए हैं। यूक्रेन का तो याद ही रखिए, ये ब्लैक सी और अजोवा सी है, ठीक है। रसिया में अभी आपको बताया ना, कुरिल द्वीप कहाँ है, रशिया में है। कचमाटा कहाँ पे है, रशिया में। ये सब फैक्ट याद रखिए, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी आपसे। गाजा के बारे में, अभी टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात की ना, टू स्टेट सॉल्यूशन वो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में है विवाद, और उसी का समाधान करने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन लाया गया है। एक क्वेश्चन पूछता है 9 डैश लाइन, यह है चाइना से जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा। अभी कार्डेमम हिल्स के बारे में पूछ लिया यूपी पीसीएस आरओ में, जो हम लोग बार बार चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग यकीन मानिए, जो फैक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है ना, जो कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछ लिया था केटू, कामेत, गारो, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर समझाओ, अ, उसको दर्शाओ। फिर यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता ध्यान रखिएगा, और अभी सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में, तो इंडस का जो ट्रिब्यूटरी है उसको लेकर क्वेश्चन पूछेगा। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। मेंस का जो है ना कोर्स चल रहा है, देखिए, जब तक प्रीलिम्स एग्जाम है तब तक 499 ही प्राइस रखा गया है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद उसके प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक ऑफर चल रहा है, जो लोग इंटरेस्टेड है आप लोग ज्वाइन कीजिए, मजा आएगा आप लोग पढ़ के। चाहे कोई भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, तो वहाँ पे जीएस के टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, है ना। कैसे आंसर को लिखना है वो चीज सिखाया जाएगा आपको, और बहुत ही कम शब्द में आंसर लिखा जा रहा है, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सके उसको। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।